कल की क्लास में बेसिक चैप्टर पढ़ने के बाद आज के सेशन में मैं आप लोगों को थोड़ी डेटा की जान पहचान करना बताऊंगा। सीक्वल में जो भी आपका आमना सामना जिसके साथ होगा ना काम करने के लिए, वो होगा सामने डेटा, वो आपका दुश्मन है, उसी से लड़ना है। तो दुश्मन के हर तरह के प्रकार आपको पता होने चाहिए, ये किस तरह का है, ये किस तरह का है, इससे कैसे लड़ना है, ये एरर आएगा तो कैसे दूर करना है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। तो डेटा कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, तो चलिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं और उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अपने को डाउट नो डाउट अपने से पूछ लेना। मान लो कल को आप एक डाटाबेस डेवलपर बन जाते हो, तो कंपनी आपको कहेगी कि फलाना चीज का एक डेटा आपको बनाना है, तो आप उसका डाटाबेस तैयार करो। तो एक सैंपल के रूप में ले लिया कि हम लोगों को एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए। किसका चाहिए? स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो मैं स्टूडेंट का डेटा यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या रहेगा हमारा? स्टूडेंट। अब टेबल के अंदर हम क्या बनाएंगे? स्टूडेंट की जानकारी स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट की जानकारी स्टोर करने के लिए हम उसमें बनाते हैं कॉलम। क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलम बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी गड़बड़ लगे मेरे को बता। पहला कॉलम स्टूडेंट की आईडी, दूसरा कॉलम स्टूडेंट का नाम, तीसरा कॉलम उसकी ईमेल आईडी, चौथा कॉलम स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, नेक्स्ट कॉलम कोर्स की फीस कितनी है, नेक्स्ट कॉलम कौन से कॉलेज से कर रहा है, ठीक है। अगला कॉलम स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, अगला कॉलम स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अगला कॉलम स्टूडेंट की एज क्या है। डिटेल डाल दी मैंने। अब ये रिकॉर्ड में दर्ज कर दो। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 1, ठीक है। एग्जांपल से समझो। स्टूडेंट का नाम है राज, इसकी मेल आईडी है raj@gmail.com और ये कोर्स कर रहा है जावा का, जिसकी फीस है 15,000 रुपीज। इसके कॉलेज का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एड्रेस है दिल्ली, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 989898, एज है 24 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीथिंग इज फाइन। एक रिकॉर्ड और एंटर करते हैं। अगला स्टूडेंट है जिसका नाम है महेश। मैं 3 रिकॉर्ड एंटर करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा प्रॉब्लम कैसे आता है इसमें। इसकी आईडी है mahesh@gmail.com। ये बंदा भी जावा का कोर्स कर रहा है, जिसकी फीस है 15,000 रुपए। ये भी डीयू यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कर रहा है, शहर दिल्ली में है कॉलेज का। इसका कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा अलग है। इसकी एज 22 साल। एवरीथिंग इज फाइन। अब एक रिकॉर्ड और एंटर करते हैं, एक अगेन वही सेम स्टूडेंट, नाम राज, मेल आईडी raj@gmail.com, कोर्स इसका है पाइथन। तो ये बच्चा पाइथन भी कर रहा है, जिसकी फीस है 12,000 रुपए और ये कहीं और से कर रहे हैं, एमडीयू से कर सकता है, आप 2 जगह से पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं है। और ये रोहतक में सिचुएटेड है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर वही रहेगा 989889, उम्र 24 साल। कोई दिक्कत किसी को नजर आ रही है? अब इस डेटा के अंदर इतनी गलतियां हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब मैं आपको एक एक करके सारी गलतियां बताता हूं। गलती नंबर 1, अगर मैं किसी स्टूडेंट की एंट्री इसमें करता हूं, मान लीजिए राज की एक और एंट्री करता हूं मैं इसमें एक्सेल कोर्स के लिए, तो इसमें मुझे उस बच्चे की जानकारी फिर से लिखनी पड़ती है, सब कुछ। अब यहां देखो उसकी मेल आईडी फिर से रिपीट होनी पड़ रही है। जब डाटाबेस में है तो मुझे दोबारा एंट्री करनी पड़ रही है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है डेटाबेस में। और ये किस वक्त? इंसर्ट के वक्त। किस वक्त? इंसर्ट के वक्त। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है इंसर्शन एनोमलीज। तो ये इंसर्शन एनोमलीज के अंदर आता है। तो ये एनोमलीज होती हैं। आप डेटाबेस के अंदर कहीं गलतियां ढूंढोगे तो डेटाबेस में आने वाली जो गलतियां होती हैं उनको बोलते हैं एनोमलीज। ये कौन सी एनोमलीज है? इंसर्शन एनोमलीज। एनोमलीज वो घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से आपके डाटाबेस में रिपीटेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपके डाटाबेस में किसी डाटा की एंट्री बार बार रिपीट होकर जाने लगेगी तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। और किसी डाटाबेस की परफॉर्मेंस अगर स्लो हो गई तो डाटा ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। इसी चीज को मैं कल बताते बताते रुका था ना, बोला था ना, एक अच्छा ड्राइवर एक बेकार गाड़ी को खींच के ले जाता है और एक अनाड़ी ड्राइवर एक अच्छी गाड़ी को भी फंसा देगा, है ना। तो ये सर्वर तभी फास्ट है जब आपको इसे चलाना आता है, आपको सीक्वल की नॉलेज है, टेबल पे काम करना आता है। तो यहां पर देखा, ये तो गड़बड़ है भाई। आईडी देखो, बार बार मेरे को आईडी लिखनी पड़ी, कोर्स ही तो बदलना था, जिसकी फीस अलग होगी। अब ये अगर सेम कॉलेज में तो कॉलेज फिर रिपीट हो गया और बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट हो गया।
एज रिपीट हो गई, रिपीटेशन इन एनोमलीज तो है, इंसर्शन एनोमलीज इसको बोलते हैं। अब इसमें आने वाली दूसरी गलती, आप लोग इस गलती को छोड़ के सब कुछ देख रहे थे, अब दूसरी गलती देखो। अगर कल को डेटा अपडेट करने की बात आ गई, बच्चे ने बोल दिया सिस्टम में जाके कि भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, गुम हो गया जी फोन, अब नया फोन नंबर है इसको चेंज कर लो। तो मैंने क्वेरी चलाई कि जिस बंदे की स्टूडेंट आईडी 1 है डाटाबेस में जहां पर भी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर बदल दिया जाए। तो कॉन्टेक्ट नंबर एक जगह नहीं बदलेगा, उसने जब जब एंट्री करी थी तब तब कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, तो हर जगह पर ये कॉन्टेक्ट नंबर जा जाके क्या होगा, चेंज होगा। इससे क्या होगा, दोबारा सर्वर पे लोड पड़ेगा। अगेन इसको क्या बोलेंगे, रिपीटेशन। अपडेट में भी क्या हो गई, रिपीटेशन होगी, हर जगह जा जाके डाटा चेंज हो रहा है, ये क्या हो गई, अपडेशन एनोमलीज। तो डाटा में गड़बड़ है। डिलीट के समय भी गड़बड़ है। कल को अगर किसी ने बोल दिया कि महेश का रिकॉर्ड डिलीट करना है, आपने महेश की क्वेरी चलाई, कॉलेज का भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया। कॉलेज की इकलौती जानकारी इसी के पास थी कि हाँ हमारे डाटाबेस में एक और कॉलेज है जिसका नाम है एमडी यूनिवर्सिटी, राज यूनिवर्सिटी, ठीक है, बच्चे का नाम था राज और वो डिलीट करवा दिया, तो इसमें से एमडी यूनिवर्सिटी का डाटा भी डिलीट हो जाएगा, जबकि मुझे कॉलेज का डाटा डिलीट नहीं करना था और वो भी डिलीट होगा। तो इस एनोमलीज को, इन एनोमलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और अपडेशन एनोमलीज। ये एनोमलीज जब तक हमारे डाटाबेस में रहती हैं तब तक हमारा डाटाबेस सही से काम नहीं कर सकता। तो इनको दूर कैसे किया जाए, इनको दूर करने के लिए हम लोगों को एक्सेल में सीखना पड़ता है डिपेंडेंसीज। जब तक हम एक्सेल के अंदर डिपेंडेंसीज नहीं सीखेंगे, हम डाटाबेस, एक परफेक्ट डाटाबेस नहीं बना सकते। जब तक डाटाबेस परफेक्ट नहीं होगा, हमको आरडीबीएमएस की नॉलेज नहीं आएगी। तो इसमें क्या गलती है वो मैंने आपको बता दी। अब तक जब भी कभी आप कोई काम करते थे तो नॉर्मली ऐसे ही मारते थे ना, टेबल लिया, जो मन में आया कॉलम लगा दिया और चला दिया, ये नहीं होता इसमें, ठीक है। आप लोग को ड्राइंग बना के किसी को दोगे ना और वो अच्छा जानकार होगा, आपका डाटा ऐसे देखेगा, नजर लगाएगा और फेंक देगा, बेकार, रिसाइकिल बिन में जाएगा। आपने तो आपको भी क्या करा, मैं तो 3 दिन लग के बना के लाया, इसमें डाटा वाटा डाल के, वो रिसाइकिल बिन हो जाता है। डेटा कैसे बनता है दिखाएं आपको, ये चीज आपको देनी होती है अपने बॉस को बना के, ये चीज। और बड़े लेवल पे जब डाटा होता है ना, आप सोचते होंगे ना डाटाबेस बनता कैसे, कैसे बनेगा, आपको वो ये चित्र पकड़ा देगा, चित्र कहेगा फोटो बना इसको बेटा, इससे बनता है। ये सारा डाटा मैं एक टेबल में भी ले सकता था ना, उन्होंने एक टेबल में नहीं लिया, ये बहुत सारी टेबल बनाई है, आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तब जाके बनता है। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आप किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में काम करोगे ना, आपको डाटाबेस या डाटा बनाने के लिए बोल दिया, दो तरीके से होता है काम। या तो सिस्टम के अंदर पहले से बना होगा सारा डाटा, आपको बोल देंगे इसका डायग्राम दो, आखिरकार ये डाटा कैसे कैसे बना हुआ है। अब सारा डाटा खोल खोल के तो नहीं दिखा सकते आप किसी को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो ये डायग्राम बना के आपको देना होता है रिपोर्ट में कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट यूज किया है, मैंने जो डाटाबेस यूज किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सारे मेरे टेबल्स हैं, ये सारे मेरे कॉलम्स हैं और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। एक छोटे से डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए इस डायग्राम के तहत पर यहाँ पर बताया गया है कि मेरे पास 3 टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, कस्टमर टेबल है, सेल्स टेबल है, और इस टेबल के अंदर एक कनेक्टिविटी दिखाई गई है। इस कनेक्टिविटी में दिखाया गया है कि एक प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इनके बीच में रिलेशन तब क्रिएट होता है जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट एक परचेज करता है, तो एक सेल जनरेट होती है जिसके आधार पर कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन बनता है। Got it? अब इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ से आपका डाटा कनेक्ट हो रहा है सेल्स टेबल के साथ। इसमें जो कस्टमर आईडी थी, ये प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर जाकर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, एज लाइक दिस। और यहाँ पर जो आपकी कस्टमर आईडी थी, जो प्राइमरी की थी, ये दूसरी टेबल में जाके यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और ये यहाँ पर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। ये जो कनेक्शन का सिंबल आप देखते हैं इस तरह का, ये होता है 1, और ये जो सिंबल आप देखते हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस निकल के आता है, इसको बोलते हैं मैनी। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी। इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, वन टू मैनी। लेकिन इन दोनों टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा मैनी टू मैनी। इनडायरेक्टली क्या रिलेशन इनके बीच में, मैनी टू मैनी, मतलब मैनी कस्टमर मैनी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, मैनी कस्टमर कैन बाय मैनी प्रोडक्ट्स, ओके। और इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो वन टू मैनी होगा, यानी एक प्रोडक्ट एक बार सेल हुआ, उसकी सेल्स आईडी के आधार पर पता लगा। एक प्रोडक्ट एक बार सेल हुआ, कैसे पता लगा, उसकी सेल्स आईडी के आधार पर पता लगा। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं EER डायग्राम। ER डायग्राम का एडवांस वर्जन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, EER डायग्राम। कई लोग इसको क्लास डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम के तहत अब दो चीजें घटती हैं आपके सामने, कहीं काम कर रहे हो, आपको हो सकता है कि वो ये डायग्राम दे दे और इस डायग्राम के तहत आपको बोलेंगे डाटाबेस बनाओ, ठीक है।
कुछ दिन के बाद मैं भी ऐसे पकड़ा दूंगा आपको, ये है बना के लाओ। आपको अपना डाटाबेस बनाना है, उसमें टेबल बनानी है, कॉलम बनानी है, सब कुछ बनाना है। यहाँ पे सब दिख रहा है, कौन सा कॉलम चाहिए, उसका डाटा टाइप क्या, सब कुछ लिखा हुआ साइड में, ईच एंड एवरीथिंग। या फिर मैं आपको बना हुआ डाटाबेस सिस्टम में दिखा दूंगा और मैं कहूंगा इसका डायग्राम बना के दो, ये उतारना पेपर पे ऐसे देख देख के, डेटाबेस को देख। जिस दिन तुम में एक स्किल्स आ जाएंगे अपने आप, तुम एक लेवल पर पहुंचोगे, अब रियलिटी सीख जाओगे कि डाटाबेस पे ऐसे काम करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, ये ठीक ठाक दिख रहा है आपको, ये सही वाला है। हम जब अपने फर्स्ट लेवल पे काम करते हैं तो डाटा ऐसा होता है, इस डाटा को सही करना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एनोमलीज। अगर आपके डाटाबेस के अंदर एनोमलीज हैं तो वो डाटाबेस किसी काम का नहीं है, वो जीरो वैल्यू का है, उसको फेंक देना ही बेहतर होता है, वो काम करने लायक नहीं होता। किसी भी कंपनी, किसी ऑफिस के अंदर अगर आप कहीं पर कोई डाटा पे काम करो तो वो डाटा में एनोमलीज नहीं होती हैं, उन लोगों को एक्सपर्ट की टीम बनाती है। जो बिगनर होते हैं, नेवी होती है, उन लोगों से डाटा नहीं बनवाते हैं। इसीलिए कभी भी आप देखना, जब आप लोग पढ़ते हो तो बिगनर ही होते हो ना, तो कभी भी आप लोगों को डाटाबेस बनाना बाद में सिखाते हैं, पहले क्वेरी करना सिखाते हैं। बनेगा नहीं, इतनी इतनी वो डेप्थ नॉलेज में कौन जाएगा, कौन आपको समझाएगा इन चीजों को, टाइम लगेगा उनमें, समझिए। इसलिए स्टार्टिंग में कभी भी आप पढ़ोगे तो पहले कहीं भी देखना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में जाके कहीं पर भी पढ़ के देखना, सबसे पहले वो आपको बना हुआ डेटाबेस दे देते हैं, एडवेंचर का या किसी का भी, और उसमें पहले से टेबल व्यू सब बना होता है, बिल्कुल परफेक्ट बना होता है, बस आपको क्वेरी सीखना होता है। हाँ जी, डाटा कैसे निकलता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, दैट्स इट, ऐसे होता है। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है कि इनको समझाने के लिए बहुत टैकल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डुप्लीकेसी, टेबल के अंदर जो डुप्लीकेसी आती है वो एनोमलीज की वजह से आती है। इससे गलत डाटा भी हमारा डिलीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट डाटा भी डिलीट हो सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अगर मेरे को राज का डाटा डिलीट करने की कमांड फायर करनी है तो मैं लिख दूंगा कमांड, भाई जिसका नाम राज है उसका डाटा डिलीट कर दो। तो जब मैं इस डाटा को डिलीट करूंगा तो एमडी यूनिवर्सिटी का भी डाटा भी खत्म हो जाएगा, इकलौता कॉलेज का डाटा यही था, तो मेरे पास अब एमडी यूनिवर्सिटी कॉलेज की भी कोई पहचान नहीं है। इसके साथ साथ कोर्स का भी डाटा खत्म हो गया, किसी ने हमको पाइथन नहीं बोला था डिलीट करने के लिए, पाइथन भी गया, एनोमनीज बोलते हैं। तो डाटा के करप्ट होने के, डर्टी डाटा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अब इसको ठीक करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताता हूँ। जो अभी आप डाटा देख रहे हैं, जो डाटा आपने देखा, इसको डी नॉर्मलाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई डाटा में एनोमलीज आ जाती है तो उस डाटा को डी नॉर्मलाइज के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन, द डाटा दैट हैव एनोमलीज इज कॉल्ड डी नॉर्मलाइज डाटा। तो उसमें से एनोमलीज को दूर करके उसको क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। अब एक एक करके हम इसको स्टेप में लेकर चलेंगे। तो नॉर्मलाइज एक तरह से आप मान सकते हैं कि डाटा के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर लगा लगा के डाटा को साफ करते हैं, और जैसे जैसे डाटा साफ होता रहता है तो हमें एक परफेक्शन मिलता है, और उस परफेक्शन वाले डाटा को फिर इंप्लीमेंट करने के लिए आगे सिस्टम में उतारते हैं, और फिर टेबल बनना तैयार होता है। डायरेक्ट टेबल नहीं बनाते, अभी आप जैसे डायरेक्ट टेबल बनाते सारा माहौल खराब हो जाता है, ऐसे नहीं बनता है। पहले पेपर पे काम होता है सारा, पेपर पे काम होने के बाद उसमें डिजाइन होता है, एनोमनीज हटाई जाती है, तब जाके एक फाइनल टेबल हमारे पास डिजाइन होती है, तब वो टेबल बनती है और फिर रिपोर्ट एंटर होता है। करेक्ट। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा। पहले नॉर्मलाइजेशन समझो क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन इन MySQL रेफर टू द ऑर्गेनाइजिंग अ डेटाबेस इनटू द स्ट्रक्चर्ड टेबल टू रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड इंप्रूव द डाटा इंटीग्रिटी। तो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम टेबल के अंदर जो रिपीटेशन आते हैं, जो डुप्लीकेसी आती है, उनको हटाने का काम करते हैं। It involves decomposing the large table into the smaller related table and defining relationship between them. जब आप किसी टेबल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो तो टेबल जो होती है आपकी, वो टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और उनके बीच में एक रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक जानवर, वो टूट टूट के बहुत सारे बन गए। तो अभी मैंने ये टेबल लिया है ना, और जब हम नॉर्मलाइजेशन सीख जाएंगे और उसको ठीक कर देंगे, रिपीटेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी बहुत सारी टेबल बन जाएंगे। अगर मैं ध्यान से इस टेबल को देखूं तो इसमें मेरे को बहुत सारी टेबल बनानी चाहिए, अलग अलग, स्टूडेंट की अलग बनानी चाहिए, कोर्स की अलग बनानी चाहिए, है ना, और ट्रांजैक्शन के अलग। अगर मैं ऐसे करके बनाऊंगा तो मेरा डाटा कभी खराब नहीं होगा। वो चीज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, ये इन नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में आप सीखोगे। अब यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताई दी कि डाटा के अंदर रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इससे आपकी जो टेबल होती है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेरी के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल डाटा है, डेटा का नाम है स्टूडेंट, और इसमें मेरे पास 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। एक स्टूडेंट है हमारे पास S1 जिसका नाम है राज, इसके 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, इसने डाटाबेस में 2 कॉन्टैक्ट नंबर चढ़ा दिए। S2 मनीष, एक कॉन्टैक्ट नंबर, S3 राजेश, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, S4 S5। तो डाटा आ गया हमारे पास।
छोटे डाटा से शुरू करते करते उस तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। पहले छोटा डाटा लेते हैं, इसमें एनोमनीज है कि नहीं है पता करते हैं। अब हम सबसे पहले जब भी कोई डेटा हमारे पास आएगा, अगर मैं आपको कभी कोई डाटा दूं या क्लाइंट आपको कोई डाटा दे, तो डायरेक्ट उसको टेबल कभी मत बनाना, डायरेक्ट कभी नहीं बनाना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप मेरी मर्जी, कुछ मर्जी करो, आप डायरेक्ट उसको टेबल नहीं बनाएंगे। उस टेबल को लाने के बाद सबसे पहले उसको 3 फिल्टर से गुजारोगे आप। सबसे पहले उसमें चेक करोगे फर्स्ट एनएफ, दूसरा फिर चेक करोगे सेकंड एनएफ, लास्ट में आप चेक करोगे थर्ड एनएफ। जब ये तीनों क्राइटेरिया को क्रॉस कर दे, जब आप बिल्कुल वेरीफाई हो जाओ, उसके बाद जो लास्ट में आपके पास टेबल बनेंगी उसको फिर डेटाबेस में बनाया जाता है, समझ गए। तो लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है मैं आपको एक ऐसे ही अधमरा सा कोई अजीब सा डाटा दे दूं मैशी मैशी, और आप लोग से कहूं जाओ इसका डाटाबेस बना के लाओ, तो आपको उसे क्रैक करके तोड़ के डिवाइड करके फिर ठीक से करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट एनएफ में 2 बातों का ध्यान रखेंगे। जब भी किसी डाटा के अंदर फर्स्ट एनएफ आप लगाते हो तो 2 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहला पॉइंट, इसका पहला रूल, वन सेल हैव वन वैल्यू, एक सेल में एक वैल्यू हो सकती है। अब यहां देखकर बताओ क्या ये रूल को वायलेट कर रहा है कहीं पे? एक सेल में एक वैल्यू बता रहा है ये, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ गड़बड़ है ना, कॉन्टेक्ट नंबर में गड़बड़ है और एक S3 में गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये डाटा 1NF के रूल को वायलेट कर रहा है। तो 1NF के रूल को अगर ये वायलेट कर रहे हैं तो उसको ठीक करो। ठीक कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर मैं ठीक करने जा रहा हूँ, SID SNAME कॉन्टेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये मैं ऐसे डालूंगा इस बार, ये सीधा चला जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इसके 2 रो बनेंगे। और बाकी का डाटा एज इट इज चला जाएगा। कुछ मर्जी हो, टेंशन नहीं लेना, अभी सीखते जाओ वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर जो पहला रूल था जो वायलेट हो रहा था वो हमने ठीक कर लिया। अब इसके अंदर हर सेल में एक वैल्यू है, 2 वैल्यू तो नहीं है, कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है। पहला रूल क्लियर हो गया। अब आता है इसी का रूल नंबर 2। इसमें रूल नंबर 2 में कहा गया है कि टेबल मस्ट हैव अ की एट्रीब्यूट। किसी भी डाटाबेस में जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल में 2 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट और एक होते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट उनको बोलते हैं जो आपकी पूरी टेबल के पूरे भार को उठाते हैं। टेबल के अंदर कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। टेबल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम जरूर होता है जिसके बेस पर आप बाकी सारे कॉलम्स को निकाल सकते हो, जिसके बेस पर आप बाकी सारी जानकारी निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट जो होता है वो पूरी टेबल के अंदर यूनिक होता है, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं मारती है। क्या नहीं मारती है? रिपीट नहीं मारती है। और उसकी वैल्यू कभी नल नहीं होती है, यानी वो वैल्यू जरूर डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है। यानी अगर वो चीज है, अगर वो मिल गई तो मैं उसके आधार पर कुछ भी निकाल सकता हूँ, गॉट इट? उसको बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। अब प्राइम एट्रीब्यूट बनाएंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ अपनी टेबल में प्राइम एट्रीब्यूट ढूंढेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट उसी को बनाया जाएगा जो डाटा रिपीट नहीं हो रहा, जो डाटा रिपीट नहीं हो रहा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आईडी वाला कॉलम देखो, तो मैं आईडी वाला कॉलम देखता हूँ, तो आईडी वाला कॉलम देखो रिपीट हो रहा है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं बन सकता। अब नेम वाला देखो, ये भी नहीं बन सकता। कॉन्टेक्ट वाला देखो, नीचे रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब यहाँ पर बात बनी कि भैया एक कॉलम तो नहीं बन रहा। जब एक नहीं बनता, अब 2 2 का पेयर ढूंढो। कितने का ढूंढो? 2 का पेयर ढूंढो। अब 2 का पेयर ढूंढो, आईडी और नेम का पेयर ढूंढो। क्या ये रिपीट हो रहा है? कहीं रिपीट हो रहा है, सेम पेयर रिपीट हो रहा है। तो अब आईडी और कॉन्टेक्ट का पेयर ढूंढो, ये रिपीट नहीं हो रहा होगा कहीं भी। मिल गया? तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या बना? आईडी और कॉन्टेक्ट। हाँ, तो डाटाबेस में कई बार 2 एट्रीब्यूट के आधार पे आपका प्राइम एट्रीब्यूट बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक एट्रीब्यूट से आपकी पहचान होगी, 2 एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंकों में इसीलिए आप लोगों से 2 चीजें मांगते हैं आजकल, आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों कनेक्ट करो जी, एक से नहीं पता लगेगा आपका। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लगाओ,
तभी हम आपकी जानकारी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्राइम एट्रीब्यूट ये दोनों बन गए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे, जिनको मैं ग्रीन कर रहा हूँ उसको आप मानना वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है। अब मैंने जैसा आप लोगों से बोला था कि प्राइम एट्रीब्यूट अगर मेरे पास है तो मैं बाकी सारे रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्टूडेंट है S3, उसकी आईडी है स्टूडेंट आईडी, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर 890 है, बच्चे का नाम बताना, तुरंत बता दो राजेश है जी। अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से बोलूं, मान लीजिए जरूरी है बच्चे का नाम सेम हो सकता है, यहाँ पर इस बच्चे का नाम मान लीजिए इसका नाम भी राजेश हो सकता है ना, दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है, उसकी भी आईडी अलग है, बच्चे का नाम सेम हो सकता है। अब मैं अगर आप लोगों से बोलता कि भैया राजेश का डाटा निकाल लो, तो निकालने में दिक्कत होती। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब निकाली जाती है ना तो यूनिक वैल्यू के आधार पे निकाली जाती है। तो हमेशा जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है उसी के आधार पर वैल्यू निकाली जाती है। अगर आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाके उनसे बोलना मेरे को बैलेंस बता दो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है। अरे आपके नाम के 100 लोग रहते हैं बैंक में, इतना बड़ा खाता है, वो छूटते बोलेगा अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर यूनिक होता है, वो प्राइम एट्रीब्यूट मांगेगा आपसे। अब यहाँ पर एक और भूमिका आती है, वो आगे चल के बताऊंगा। बैंक में कई बार अकाउंट नंबर नहीं होगा तो क्या करोगे, है ना, वो धीरे धीरे आपको चीजें पता लगेगी। दूसरा तरीका भी होता है, उनको अलग चीजों के नाम से जाना जाता है। तो पहला रूल क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट का। अब हमने इस टेबल को ठीक कर लिया है। अब ये टेबल 1NF के रूल को वॉयलेट नहीं करता। 1NF के रूल में दो बातें देखी जाती थी, पहला एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर की एट्रीब्यूट होना चाहिए। जब आपके टेबल में की एट्रीब्यूट होते हैं तो वो टेबल रिलेशन में आ जाती है। किस में आ जाती है? अब भविष्य में अगर मुझे इस टेबल को किसी दूसरी टेबल से कनेक्ट करना पड़ा तो मैं कर पाऊंगा। एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट होने के लिए टेबल 1 के पास प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर टेबल 1 के पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो वो भविष्य में कभी भी किसी दूसरी टेबल से कनेक्ट नहीं हो सकती। जब दो टेबल आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती तो उनके बीच में रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए वो कभी भी RDBMS नहीं कहलाता। इसलिए RDBMS में अगर आप काम कर रहे हैं तो हर टेबल में रिलेशन होना चाहिए, और टेबल में रिलेशन बनाने के लिए प्राइम एट्रीब्यूट बनाते हैं। तो कोई भी डाटा अगर आपको मिलेगा तो उसको फर्स्ट NF में कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, यहाँ पर कोई डाउट कोई सवाल तो नहीं है? ले आओ मेरे सामने, बड़ा प्रैक्टिस करवा दो। मेहनत, ये तो मेहनत है, किसको बोलते हैं, बच्चा इसी से तो कतराता है, टीचर को पता है इस बात का, इसीलिए वो पहले आपको डाटा देगा और कहेगा बेटा सिलेक्ट सिला। बच्चा करेगा नहीं इस मेहनत को, यही तो है मेहनत। आपको जब किसी कंपनी में डाटा मिलेगा ना तो डाटा ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने अभी क्या दिखाया था आपको, डायग्राम, बेटा ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? डायग्राम के माध्यम से मिलेगा, या डाटाबेस में पहले से मैशी डाटा होगा उसका डाटा निकालोगे आप तब मिलेगा। इसी को बोलते हैं हार्डवर्क है। ये एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम है, प्राइमरी कॉलम उसी को एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्राइम, अरे ये सारे कॉलम है, ये नॉन प्राइम है ना, इसको भी एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम से सबका एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो चलो थोड़ा टेक्निकली बता देते हैं आपको, बस ऐसे मेरे से बात करते रहना, मैं तुमको पहचानता रहूंगा, टेक्निकली स्ट्रांग कर दूंगा। देखो ये टेबल, जो SQL में जो टेबल होती है, SQL में टेबल को टेबल नहीं कहते, एंटिटी कहते हैं। याद करते रहो शब्दों को, एंटिटी क्या बोलते हैं, एंटिटी। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो SQL में मैंने अगर ऐसी टेबल बनाई तो ये कहलाएगी एंटिटी। क्या कहलाएगी? एंटिटी। जब दो टेबल आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जब दो टेबल आपस में, जैसे ये टेबल है, अब ये टेबल तो कहलाएगी एंटिटी। क्यों? क्योंकि अभी इसमें प्राइम एट्रीब्यूट मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा प्राइम है कौन सा नॉन प्राइम है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगी एंटिटी। लेकिन इस टेबल में डिसाइड हो चुका है कि प्राइम कौन है और नॉन प्राइम कौन है, तो अब ये एंटिटी नहीं कहलाएगी, ना ये टेबल कहलाएगी, ये कहलाएगी रिलेशन। टेबल का एक और नाम होता है रिलेशन। SQL में कभी कोई टेबल होती ही नहीं है, SQL में कहते हैं एंटिटी, टेबल को क्या बोलते हैं। और अगर उस एंटिटी में डिसाइड हो चुका है कि कौन प्राइम है और कौन नॉन प्राइम है, अब वो एंटिटी नहीं कहलाती, अब वो क्या कहलाती है, रिलेशन। अभी समझ में आ गया तुम्हें? तो बातचीत और रिलेशन समझ जाना, उसमें मतलब पहले से डिसाइडेड है कि उसमें प्राइम की कौन है और नॉन प्राइम, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, ये जो टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं, ये कॉलम होते हैं, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और जो इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं इनको बोलते हैं टपल। टपल TUPL, जैसी मर्जी अंग्रेजी बना लो, मीनिंग होता है टपल। जो टेबल में रिकॉर्ड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टपल। अब
तुम टेक्निकली ले लो तो नाम याद रख लेना, कभी कल को भूल जाओ। इनको क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टेबल में टोटल कितनी, इस टेबल की डिग्री कितनी है बताओ? नहीं पता ना डिग्री? अच्छा, अब दूसरे शब्दों से, दूसरे तरीके से बोलूंगा, आप तुरंत बताओगे। देखो, इस टेबल में टोटल कितने एट्रीब्यूट है? यही तो पूछ रहा था। तो SQL की भाषा में उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ एंटिटी, डिग्री ऑफ रिलेशन। अब मैं सिखा रहा हूं ना, याद करते रहो इनको, अभी टेक्निकली शब्द है ना। तो डिग्री समझ में आ गया? डिग्री का मतलब टेबल में टोटल कितने कॉलम है। अगर कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन आ गई तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी भाषा में लिखी हुई नहीं आएगी, डॉक्यूमेंटेशन को किसी SQL एक्सपर्ट ने लिखा होगा काम कराने के लिए, और उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ रहा होगा, वी आर हैविंग अ रिलेशन दैट हैविंग द डिग्री 5 हैविंग द कार्डिनलिटी 3। पता नहीं डॉक्टर की भाषा में बातचीत होगी आप घबरा जाओगे। तो वो टर्म बता रहा हूं मैं आपको। डिग्री का मतलब यही तो हो गया। अब वो समझा दिया, अब बाकी आप कंपाइल करो उसको माइंड में। तो डिग्री कहीं लिखा, डिग्री का मतलब क्या हो गया? टेबल के एट्रीब्यूट बता रहा है वो, टोटल इतने एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैंने अगर आपको टर्म बताई, कल को मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा तो ऐसे ही बोलूंगा, एक रिलेशन बना लो जिसकी डिग्री 5 होगी और जिसकी कार्डिनलिटी 4 होनी चाहिए। कार्डिनलिटी सुनो। अब इसमें तो, अब इसमें ये देखो, ये डाटा दिख रहा है आपको, इसमें टोटल कितनी टपल है ये बताओ? 7 टपल है, तो इसकी कार्डिनलिटी 7 है। कितनी है कार्डिनलिटी इसकी? 7। अभी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गई ना, क्या होता है क्या नहीं होता है? एट्रीब्यूट, टपल, डिग्री, कार्डिनलिटी, पूरा रिलेशन। अब क्या बचा? सब तो बता दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़े, फर्स्ट एनएफ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई डाउट है किसी का? तुम पूछ के देखो, तुम्हें सब जवाबों के उत्तर दूंगा मैं। नहीं पता वो बात अलग है। देखो, जो मुझे पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कुछ भी पूछोगे, हो सकता है कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा हो तो पूछ सकता है, तो उसको निराश नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब आते हैं सेकंड एनएफ। ये टेबल अगर आपको लग रही है ना बिल्कुल ठीक हो गई, नहीं, अभी इसमें सेकंड एनएफ चेक किया जाता है, फिर थर्ड एनएफ, उसके बाद एक फाइनल आंसर आता है ना, जो डेटा दिखता है वो हमारा फाइनल होता है, उसको डेटाबेस में उतारा जाता है। एक बात यहाँ पर एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, आप टेबल में फर्स्ट एनएफ लगा लो, 2 एनएफ लगा लो, 3 एनएफ लगा लो, इसका मेन काम क्या होता है? टेबल में से डुप्लीकेसी हटाना। लेकिन ये लगाने से टेबल में से डुप्लीकेसी कभी भी 100% खत्म नहीं होती, ये याद रखना। कम होती है, 100% खत्म नहीं होती, कभी नहीं होगी, ठीक है। कभी जाके बाद में समाधान मांगो सर खत्म हो गए, ऐसे नहीं होती, 100% खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, जितनी भी कम हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एनएफ में। सेकंड एनएफ क्या कहता है? देखो, मेरे पास फिर से एक टेबल है, फिर टेबल के डाटा को समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट की आईडी है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टीचर की आईडी है और टीचर का नाम है। एक स्टूडेंट है S1 जो कि रहीम नाम के टीचर से पढ़ता है, करेक्ट। वही स्टूडेंट एक दूसरे टीचर से, ऐसा हो सकता है ना, एक स्टूडेंट 2 टीचर से पढ़ सकता है। आप भी पढ़ के आए हो, मेरे पास, मैं तो दूसरा हूँ, आप तो पहले पढ़ के आए हो तो एक स्टूडेंट 2 टीचर पे पढ़ सकता है, तो वही सेम स्टूडेंट एक दूसरे टीचर पे पढ़ रहा है, टीचर का नाम है मनीष। अच्छा, एक और स्टूडेंट है जो एक सेम टीचर पे पढ़ रहा है, यानी एक टीचर 2 स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है। आज मैं आपको पढ़ा, मैं इससे पिछले बैच में किसी और को पढ़ा रहा था, तो ये रिलेशन बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये डाटा मैंने ऐसे डाला, ठीक है। अब रूल समझो 2NF का क्या होता है। 2NF ये कहता है कि टेबल सबसे पहले तो फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए, तो पहले इस टेबल में फर्स्ट एनएफ चेक करते हैं। टेबल का कोई भी सेल 2 वैल्यू रखे हुए नहीं है। दूसरा, टेबल में रिलेशन पहले प्रेडिक्ट कर लो, तो टेबल में रिलेशन निकाल लो। जब टेबल में हम रिलेशन पता कर लेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट पता कर लेंगे, तो टेबल फर्स्ट एनएफ में आ जाएगी। एसआईडी पर अगर हम प्राइम एट्रीब्यूट लगाएं तो रिपीट मार रहे हैं, नहीं लगा सकते। टीआईडी में लगाएं तो ये भी रिपीट करना है, नहीं लगा सकते। टीचर नेम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब पेयर पे लगाएंगे, तो पेयर इन दोनों पे लगा के देखो, रिपीट नहीं हो रहे होंगे, कहीं पे भी देख लो आप, पेयर रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पर। समझ में आ गया? तो ये दोनों बन गए मेरे प्राइम एट्रीब्यूट। इतना समझ में आ गया? तो अब ये टेबल फर्स्ट एनएफ के रूल को पार कर जाती है ना। अच्छा, ये जो भी आप लेक्चर ले रहे हो ना, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो भी सुन रहे हैं ना, बड़ा मजा आता है। रियलिटी में काम जिस दिन करोगे, हाँ होता नहीं, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क बेटा। और जब पढ़ने वाला होता है वो झेल लेता है। एक दिन की मेहनत है, 2 दिन की मेहनत है, एक दिन रात में लग के वो दिमाग तुम्हें तो दर्द करेगा। एक डिस्प्रिन की गोली और 2-3 रख लेते ना दवा, माइग्रेन की,
खा लेना, आराम से करना, देखो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आज हमको तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, आप लोग करने बैठोगे ना, उस चक्कर आया बंद करें इसको। दूसरा ले, बस नॉलेज लेके बैठ जाओगे, नॉलेज ही ले लो कम से कम, लेकिन असल में प्रैक्टिस करनी है तो एक डाटा दूंगा आपको, उसको ठीक कर लेना बैठ के, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। डुप्लीकेसी हटाने के लिए टेबल में डिपेंडेंसी चेक की जाती है। टेबल में जब आप डिपेंडेंसी चेक करोगे ना, तो सेकंड एनएफ में क्या होता है, देखो सेकंड एनएफ ये कहता है कि टेबल आपकी फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए, ये रूल हमने पार कर दिया। दूसरा रूल, नॉन की एट्रीब्यूट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन अ टेबल। अब ये लाइन क्या कह गई है, इस मतलब को समझते हैं। इस टेबल के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट और एक होते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इतना क्लियर हो गया? यानी एक होते हैं की एट्रीब्यूट और दूसरे होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। यहां दूसरी वाली लाइन में साफ साफ कहा गया है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो पार्शियल डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पार्शियल डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट होगा वो की एट्रीब्यूट पर पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। वो चीज नीचे लिखी हुई है, देखो, नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंड अपॉन द की एट्रीब्यूट। अब यहां पर नॉन की एट्रीब्यूट कौन सा है? अब ये टीचर ने मेरे को दिल से ईमानदारी से बताना किस पर डिपेंड करता है? स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड करता है कि टीचर की आईडी पे? टीचर आईडी पे करता है ना, स्टूडेंट आईडी पे तो नहीं करता। इसी को बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये जो स्टूडेंट है, ये जो टीचर का नाम है, ये टीचर का नाम स्टूडेंट पे कोई बिलोंग नहीं करता। यानी अगर मैं आपको डेटाबेस में डाटा सर्च करने के लिए दूं और आपको अगर मैं स्टूडेंट की आईडी दूं, तो स्टूडेंट की आईडी से आप कभी टीचर का नाम पता नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं आपको टीचर की आईडी दूंगा, आप तुरंत मुझे टीचर का नाम बता सकते हैं। लेकिन इस टेबल में मेरे प्राइम एट्रीब्यूट तो दोनों थे, नाम निकल के आना चाहिए था तो दोनों की रजामंदी से आना चाहिए था, लेकिन दोनों की रजामंदी से नाम निकल के नहीं आया, गड़बड़ी हो गई यहां पर। तो इस डिपेंडेंसी को हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी के नाम से जानते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या हुई, किसी को एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलना है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो की पर पूरा डिपेंड ना होके की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर गया। इस डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। तो टेबल में देख के इसका अध्ययन करना होता है, एक बार दो बार आराम से बैठ के 4-5 डाटा का सैंपल उठा के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर का नाम है वो किस पर डिपेंड करता है? टीचर की आईडी पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट की आईडी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या बन गया? पार्शियल डिपेंडेंसी। और कहा जाता है कि सीक्वल में पार्शियल डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। अगर सीक्वल में कहीं पर भी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई तो सीक्वल अपना प्रशासन सही से नहीं चला सकता। एग्जांपल से देता हूं, आपकी क्लास को अभी कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? तो की एट्रीब्यूट कौन हो गया? मी। और आप सभी अभी क्या हो गए? नॉन की एट्रीब्यूट हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर मैं, और अभी आप लोग हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। करेक्ट? मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे। लेकिन क्लास के दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं लेकिन किसी बच्चे का डाउट है, मुझसे ना पूछ के बगल के बच्चे से पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा देखा होगा, होता है कि नहीं होता? तो वो बच्चा मेरे पे डिपेंड ना करके किस पे हो गया? किसी और पे डिपेंड हो गया, किसी और पे डिपेंड हो गया। तो ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ठीक है? क्या क्रिएट हो रही है? पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इस पार्शियल डिपेंडेंसी के क्रिएट होने से प्रशासन चल नहीं सकता सही से। यानी अगर ऐसा क्लास में हो गया तो मैं क्लास को सही से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे से कौन पूछेगा डाउट? फिर आपस में सब्जी मंडी लगी रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या समाधान है? मेरे पास एक ही समाधान बचेगा कि मैं इन दोनों को क्लास से भगा दूंगा। चलो बाहर जाओ। होता है कि नहीं होता? तो अब आपको समझ में आया होगा बचपन में टीचर हमें भगाते क्यों थे। ये तो नियम है, ये तो कानून है। सीक्वल भी इस कानून को फॉलो करता है। अब आपको दिखाते हैं कैसे फॉलो होता है। देखो यहां पर कौन किस पर डिपेंड कर गया? वो दो नालायक बच्चे कौन है यहाँ पे? ये रे, दिख रहे हैं? ये पूरी इस टीचर, ये टीचर तो ये दोनों है, लेकिन वो इन दोनों पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रहा है? टीचर आईडी पे। तो यहां पर इन दोनों को आप अलग कर लो। ये मैंने कॉपी किया, देख लो आप ध्यान से, ठीक है? और इस क्लास से बाहर ले गया और अलग कर दिया अलग। अब अलग करने के बाद इसमें किसी एक एट्रीब्यूट, अब इसके ऊपर हमें प्राइम एट्रीब्यूट ढूंढना पड़ेगा, किसी एक पे प्राइमरी की लगाना पड़ेगा। तो प्राइमरी की बेसिकली हम आईडी पे लगाते हैं, तो मैं आईडी पे प्राइमरी की लगाता हूं, और जिस पे प्राइमरी की लगता है उसमें रिपीट वैल्यू आ नहीं सकती। तो मैं यहाँ पर T1 को एक ही बार लिखूंगा, दूसरी बार को डिलीट कर दूंगा। देखो
रिपीट हो रहे हैं ना। अब आप खुद देखो रिपीटेशन दूर हुई कि नहीं हुई, यही तो मकसद था। मकसद क्या था पूरी कहानी का, रिपीटेशन को हटाना। अब इस टेबल में टीचर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। अब आप कहोगे सर ऊपर तो हो रहा है, ऊपर नहीं होगा बेटा, ये डेटा हटा दूंगा। प्राइम एट्रीब्यूट कभी नहीं हटती है। अब जो नॉन की एट्रीब्यूट है ना, वो था मेरा टारगेट, इसको हटा ही दूंगा यहां से। अब मेरे डाटाबेस में दो टेबल बन के मेरे पास आती है, एक टेबल ये टेबल 1 और एक दूसरी टेबल मेरे पास है टेबल 2। अब मेरे पास कितनी टेबल निकल के आ रही हैं, दो टेबल निकल के आ रही है, एक टेबल 1 एक टेबल 2। मैं इसके आधार पर अब ये सब कुछ बता सकता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर के पास पढ़ता है, टीचर की आईडी क्या है, टीचर का नाम क्या है, सब कुछ बता दूंगा मैं यहाँ पे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि एक स्टूडेंट है S1 वो T2 के पास पढ़ता है, टीचर का नाम बताना जरा, बता दूंगा मनीष है। अब यहाँ पर ये बताओ टीचर का नाम कहीं पर बार बार रिपीट हो रहा है? अगर आपके पास ये डाटा भी 5000 रिकॉर्ड का होता, क्लास कॉलेज में टीचर है सिर्फ 5 और बच्चे हैं 500, तो वो 500 बार टीचर का नाम आ रहा होता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो टीचर का नाम 5 ही बार आएगा। अब बड़े डाटाबेस पे कल्पना करो जहां लाखों करोड़ों का डेटा होता है, सोचो कितना बड़ा वहां पे आप लोगों ने बवंडर फैला रखा है। अभी तक नॉर्मली करते हैं ना तो कितना सारा बवंडर होता है। चलता है ऐसे डाटाबेस, एक क्वेरी चलाओ तो आएगी जब तक अगली दिवाली तब तक वो प्रोसेस होगी धीरे 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 धीरे। एक क्वेरी कहीं पर अपडेट करोगे वो टाइम ले जाएगा, इसीलिए इसको अलग करते हैं। अब इस टेबल में भी कोई दिक्कत नहीं है और इस टेबल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमारी टेबल ही ठीक हो गई। तो यहाँ पर हमने दो नॉमिनेज को हटाना सीखा। हमने यहाँ पर फर्स्ट एनएफ सीख लिया, हमने यहाँ पर 2NF देख लिया, ठीक है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना सीखने के लिए। अब एक आखिरी डिपेंडेंसी और रहती है, उसको निपटा लेते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड 3NF। 3NF में क्या होता है, सबसे पहले आपको टेबल में चेक करना है। मैं पहले डाटा आपको सिखा देता हूँ। डेटा है आरटीसी का, IRCTC की साइट होती है, इंडियन रेलवे टूरिज्म, पूरा नाम नहीं पता, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन करके कुछ होता है। अच्छा, इसमें मेरे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, जैसे कि रेल की आईडी जिसको रेल का नंबर बोलते हैं, रेल का नाम, कहाँ से चली कहाँ पर जाएगी और इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास रेल के कुछ नंबर हैं, ठीक है, और ये रेल के नाम है। जैसे एक सेम ट्रेन होती है ना जो, वो अप भी करती है बाद में नीचे भी आती है। ट्रेन का नाम हमेशा सेम रहता है, नंबर बदलता है, कभी भी नोटिस कर लेना। नाम सेम रहेगा हमेशा, नंबर बदल जाएगा, होता है कि नहीं होता। अच्छा, जाएगी इंदौर से जम्मू तवी, वापस आएगी तो जम्मू तवी से इंदौर माना जाएगा। अच्छा, जब ट्रेन गई थी तो 420 सीट थी, आएगी तो भी उतनी ही रहेंगी, कम थोड़ी ना हो जाएंगी। गई थी तो भी 420 सीट लेकर गई थी अपने साथ, आएगी तो भी 420 सीट लेकर आएगी। ऐसे ही मेरे पास दुनिया भर का डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इसमें रूल नंबर 1। टेबल फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, मतलब 1 सेल 1 वैल्यू। टेबल में जिसमें यूनिक रिकॉर्ड होंगे उस पे प्राइमरी की लगा देंगे, तो रेल आईडी पे यूनिक रिकॉर्ड है तो इस पे प्राइम एट्रीब्यूट बन गया, खेल खत्म हो गया। बढ़िया ना इसका काम। अच्छा, टेबल सेकंड एनएफ में भी होना चाहिए। सेकंड एनएफ में क्या होता है, केवल टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो उसमें 2NF का कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती, एक अकेला की एट्रीब्यूट है, एक ही राजा है क्लास में, तो पार्शियल डिपेंडेंसी की कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो ये भी चल गया काम हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस क्लास में दो दो टीचर घूम रहे हो तो दिक्कत बन जाएगी। एक ये तुम पूछोगे, जाओगे इधर उधर कुछ भी करोगे, मुझसे ही सलाह लोगे यहाँ पर, तो 2NF भी पास हो गया। अब 3NF में क्या चेक करना होता है, टेबल डज नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आपकी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग सोचोगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है। पार्शियल डिपेंडेंसी पढ़ा था, फिर हमने दूर भी कर लिया। अब हमें सबसे पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझना है, फिर दूर करना है। ये सारे जो मैंने आपको डिपेंडेंसी बताई है, पार्शियल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एनोमनीज, व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, व्हाई वी यूज नॉर्मलाइजेशन, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली रट्टा मार के जाओ, चाहे मेरे लिए कुछ भी करके जाओ, जाना पढ़ लिख के, और एक एक एग्जांपल दिमाग में सेट करके जाना जब किसी के सामने बैठो, प्रैक्टिकली समझिए, तब आपका राउंड क्लियर होगा। ओके, अच्छा, अब देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या चीजें होती हैं, होता क्या है, इफ एनी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर गया तो उसको टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी टेबल के अंदर एनोमनीज बनी रहेंगी।
डुप्लीकेसी बनी रहेगी। अगर ये चीज टेबल में आ रही है तो उसको डिटेक्ट करके दूर कर दो। जब आप उसको डिटेक्ट करके दूर करोगे तो टेबल में रिपीटेशन फिर कम हो जाएगा। तो हमको रिपीटेशन कम से कम करना होता है और इसको कम से कम करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ और 3 एनएफ। अब इस टेबल में हम देखेंगे डिपेंडेंसी कहां पर आएगी। अगर आप टेबल को ध्यान से देखें, इसमें एक कॉलम की तरफ मैं इशारा करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सीट को अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सीट है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो सीट होती है, ये जो सीट है, ये इस गाड़ी के नंबर पे डिपेंड ना करके रेल के नाम पे डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखो, अगर आप इस डाटा को देखें, आराम से तसल्ली से देखें, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप इसको ध्यान से जब एनालाइज करेंगे डाटा को, तो आपको पता चलेगा जो सीटों की संख्या है वो गाड़ी का नंबर बताने से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे गाड़ी का नाम कोई बता दे, मालवा एक्सप्रेस, तो मालवा एक्सप्रेस में हमको पता है कि कितनी सीट होती है। दुरंतो को हमें पता है कि कितनी सीट होती है, डब्बे कितने होते, सब पता होता है हमें। तो यहां पर सीटों की संख्या एक उस एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर गई है जो वास्तव में प्राइम एट्रीब्यूट की भूमिका में है ही नहीं। इतना समझ में आ गया? तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? अब इसको कैसे दूर करते हैं? इसको दूर ऐसे करते हैं कि जहां पर मैंने आपको बोला कि डिपेंडेंसी दिखे, उनको बाहर निकाल दो। ये निकाल दिया। अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर प्राइम एट्रीब्यूट लगा दो। तो प्राइम एट्रीब्यूट सीट पे थोड़ी ना लगता है, नाम पे लगेगा। तो नाम के ऊपर मैंने यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट लगा दिया। अब ये रिपीट नहीं होने चाहिए, तो रिपीटेशन हटा दिया। अब देखो गाड़ी का नंबर रिपीट हो रहा है, तो गाड़ी का नाम एक ही बार आ रहा है। अब आप कहोगे सर इससे क्या हुआ? जो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ होता है ना, वो यहाँ टेबल से नहीं हटाते, बाकी का बचा हुआ उड़ा देते हैं। और ये जो डेटा यहाँ बना है, ये दूसरी टेबल में कनेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं फॉरेन की। यही होता है वो कॉन्सेप्ट। दो टेबल के बीच में जो प्राइमरी फॉरेन की लगी हुई दिखती है ना आपको, इसका बाद में आगे पढ़ेंगे। टेबल को कनेक्ट करने के काम आता है। जब दो टेबल कनेक्ट करते हैं ना, तब वहां पे यूज होती है दो टेबल। अब ये दो टेबल ऐसे कनेक्ट है आपस में। अगर कोई बंदा मुझे रेल का नाम बता दे, तो मैं उसको सीट की संख्या बता सकता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे सीटों की संख्या बता दे, तो यहां से रेल का नाम पकड़ लूंगा और यहां से गाड़ी का नंबर पकड़ लूंगा। अब ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है, कोई भी डिटेल अगर मेरे पास होगी, मैं कहीं पर भी पहुंच सकता हूं। समझ में आ गया? तो अब मेरी टेबल में इनके अंदर ना तो कोई फर्स्ट एनएफ की दिक्कत है, ना कोई सेकंड एनएफ की दिक्कत है, ना कोई थर्ड एनएफ की दिक्कत है। अब लास्ट में ले देके मैं इसका डाटाबेस तैयार करूंगा सिस्टम के अंदर। अब इसी तरीके से अब मैं एज अ सैंपल आपको एक डाटा दूंगा, आप उसको घर से ठीक करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? ठीक। रिकॉर्डिंग, अब तो छुट्टी है हमारा, रिकॉर्डिंग आपको कल तक आराम से मिलेगा। आराम से रिकॉर्डिंग देखना, बैठना। देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, ये एग्री, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे जो रास्ता पार कर लेंगे, कुछ होंगे मेहनती, कुछ होंगे ठीक है सर इतना ही ठीक है, तो वो उतने में भी काम कर सकते हैं, इतना कोई जबरदस्ती नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सिलेक्ट क्वेरी। क्वेरी को सिलेक्ट करो, डाटा निकालो, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर अपने आप को चाहते हैं कि अच्छे मुकाम पर, कि अच्छी अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू आप निकाल पाए, तो आपको पूरी नॉलेज के साथ आगे जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टअप जिंदगी जीना, कि ठीक है कहीं काम मिल जाए 15-20 हजार और मैं अपना सर्वाइव कर लूंगा, तो बेसिक नॉलेज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अगर आप सीख लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मेन टॉपिक आप पढ़ लें, वही करवाना है। आपको अगर बड़े लेवल पे जाना है तो आपको पूरी नॉलेज के साथ जाना होगा, क्योंकि बड़े लेवल पर काम तो आसान ही होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। इंटरव्यू हार्ड होता है। क्या मानते हो? अगर ये डाटा एनालिटिक्स में आप यूज करोगे तो डाटा एनालिटिक्स में एनी ग्रेजुएशन चलेगी, ठीक है? डाटा साइंस में जाओगे तो आईटी की डिग्री मांगते हैं। ओके, हाँ, किसी के पास डिग्री जरूर होनी चाहिए। अब इवन मैथ्स से, स्टैटिस्टिक्स से एमएससी होना एक आधा केस हो सकता है हमारे। अगर मान लो आपकी इस कहवे में बाकी लोग जो सोच रहे थे ग्रेजुएशन करने को, वो एमएससी में कर लें, जो फ्रेशर जो आएगा ना, उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा एमसीए, बीसी और बीटेक। नहीं सर, जैसे लिंक्डइन पे देखोगे ना, हम लोग जैसे एमएससी, ये ना रेयर होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? ऋतिक के तो 6 होती हैं।
आप उसको थोड़ी ना गिनाओगे, एक्सेप्शन केस होते हैं ये, एक्सेप्शन समझ लो, हाथ में तो 5 ही मानी जाएंगी उंगली, अब किसी के में 6 देख ली तो 6 थोड़ी ना बोलेंगे हम, रेयर केस होता है, एक्सेप्शन केस माने जाते हैं। तो आप अगर डेटा साइंस में जा रहे हो तो आईटी की डिग्री एक आधे से नहीं मांगी, एक्सेप्शन केस है, वो दूसरी स्किल होगी भाई, ऋतिक रोशन 6 उंगली नहीं देखता आज उसकी, उसमें कलाकारी है भाई, उसमें बंदा है, समझ रहे हो बात। इसलिए आप में अगर टैलेंट होगा तो टैलेंट के आगे आपकी कमजोरी छुप जाएगी, आप में टैलेंट भी नहीं है ना, कमजोरी दिखेगी ना सबको ये कमजोरी है, आप में टैलेंट हो ना किसी चीज का तो जितनी भी कमजोरी है वो छुप जाती है बेटा, ठीक है। अच्छा ये हमने यहाँ पर सीख लिया, अब मैं आपको एक डाटा दे देता हूँ इसमें और उस पर काम करना है।